गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग ने ये जो टॉपिक है ये हम लोग ने कल स्टार्ट किया था। सो इसमें हम लोगों को आज यहाँ से स्टार्ट करना है वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विंग्स से। ठीक है। सो इसमें थोड़ा मैंने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो देखिए हमारा हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर उनकी ना कुछ स्कीम्स जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कुछ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो बस वही सीधा सा है कि इसमें क्या होगा कि जो भी बेस्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और फिर उससे क्या होगा, मतलब उसको फिर और भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन एक तो ये इंस्पायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके अलावा इंसॉल्वेंसी में आपको ये याद रखना है, ये 90 डेज वाला, कि स्टार्टअप वाला अगर केस है तो आप 90 डेज में आप एग्जिट कर सकते हैं, मतलब वाइंड अप कर सकते हैं, रेदर देन 180 डेज का, जो नॉर्मल बिजनेस में 180 डेज का होता है। ठीक है। और एक ये स्टार्टअप। जी सर बोलिए। है ना मैम, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी थी। जी क्लास अभी तुरंत स्टार्ट हुई है या कुछ टाइम हो जस्ट गया? जस्ट अभी सर एक सेकेंड हुआ है बस। अभी मैं वो पुराना बता ही रही हूँ कि हमने कल क्या क्या किया था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर। ओके मैम। जी जी। ठीक है। सो ये स्टार्टअप इंडिया यात्रा जो है ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, कि ये आपका टीयर 2 और टीयर 3 इसमें याद रखिएगा। और ये किस सर्च में था, कि क्योंकि जो टीयर 1 वाले वो तो खुद से ही अपना कर लेते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस होता है और उनके पास सोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे नॉलेज अवेयरनेस सब चीजें होता है। ठीक है। सपोर्ट एडवाइस। लेकिन जो कुछ हमारे जो टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज है उनमें नहीं होता, तो वहां के लिए स्टार्टअप इंडिया यात्रा चलाया है। और उसमें बहुत सारे स्टेट्स और ये 23 स्टेट्स इन्होंने कवर किए। और इसका जो टारगेट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, टू विजिट एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये चीज याद रखिएगा कि 23 डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी कैरी हो चुकी है, और जिसमें कि 220 डिस्ट्रिक्ट्स में और 7,80,000 पीपल इंटरेस्टेड हैं इसमें। और 1450 इन्होंने अपॉर्चुनिटीज इनको मिली है। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, फिर वहां पर वर्कशॉप्स या ये इस तरह की चीजें करते हैं, पिचिंग सेशंस करते हैं। ठीक है। सो ये सब चीजें हम लोगों ने कल किया था। इसमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कल भी बताई थी, अभी दोबारा बता दी है। सो प्लीज उनको अच्छे से मार्क कीजिएगा और लर्न कीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी एक बार और हम रिवीजन करेंगे इसका लास्ट वीक में, एग्जाम वाले वीक में। ठीक। सो आज हम लोगों को करना है यहाँ से विंग्स। सो ये मैंने आपको बताया, जो भी चीज इस तरह की आ जाएगी ना, जो कि वुमेन से रिलेटेड होगा या कुछ और इस तरह के। मैम ये एससीओ स्टार्टअप भी बता दीजिए। ये कल Yes. बताया था मैम मैंने ना, ये शंघाई हाँ मैम कॉर्पोरेशन। बताया था। हाँ। इसमें इसमें देखिए क्या था, इसमें ये था कि इसमें ना प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप को, जो इनोवेशंस या नए नए टेक्निक्स को, उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक वर्कशॉप टाइप या कुछ ऐसे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सो इसमें क्या किया था, और इसमें ना कि मतलब आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। सो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स है उसको 10 से 3 कर दिया है। ठीक है। जो नंबर ऑफ डेज जो इसमें लगते थे वो 18 से 4 कर दिए। तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने की है, जिससे कि ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप जो है इसके अंदर हम लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, जो हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप है या यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग मिलके। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं विंग में। विंग आपका रिलेटेड विद वुमेन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब ऑब्वियसली ये देखिए, ये वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो नाम से भी पता चल रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, किसको, उन बिजनेसेस को या उन स्टार्टअप्स को जो कि जिनको कौन लीड कर रहा है, वुमेन लीड कर रही है। ठीक है। सो ऐसे बिजनेसेस के लिए क्या किया जाएगा, ये एक विंग एक प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक। और इसके अंदर क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। और ये आपका मई 21 में स्टार्ट हुआ है। टोटल 21 कैपेसिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो हो चुकी हैं 9 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिसमें कि 1150 फीमेल्स बिजनेस ओनर्स ने उसका बेनिफिट रिसीव किया। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बातचीत होती है, और इसको जो बैक किया है वो सिडबी का एक लैंडिंग और वेंचर फंडिंग एक जो पार्ट है। सो सिडबी इंस्टीट्यूशन का वो इसको क्या करता है, फंड करता है।
और ये इसमें जो एप्लीकेशन से सपोज अगर आपको विंग प्रोग्राम का आपको इनिशिएटिव मतलब इसका आपको बेनिफिट लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन फीमेल बिजनेस जो भी होंगे, जिनके भी फीमेल वाले जो स्टार्टअप्स होंगे, उनको स्टार्टअप इंडिया हब के अंदर उनको क्या करना है, एप्लीकेशन डालनी है, फिर वहां से वो शॉर्टलिस्ट होगा और फिर उनको बोला जाएगा कि ठीक है आप हमारा क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, और फिर उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इनको इक्विटी और डेट फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, मेन चीज की ये फीमेल बिजनेस ओनर्स के लिए, फीमेल स्टार्टअप्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। और ये जो वेबसाइट है आपकी स्टार्टअप इंडिया, यहाँ पर आपको एक स्पेशली ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एक अलग से ना एक डेडिकेटेडली एक पेज बना दिया है जो कि आपका किसके लिए डिवोटेड है, वो स्पेशली फीमेल बिजनेस ओनर्स के लिए। ठीक है, कि मतलब इस वेबसाइट के ऊपर एक अलग से एक पेज ही बना दिया है पूरा इनके लिए। ठीक, सो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप इंडिया हब में आपको अप्लाई करना है, फिर वहां से आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपको इस प्रोग्राम में आपको ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, और अब तक 21 ऐसी वर्कशॉप हो चुकी है 9 डिफरेंट स्टेट्स में, और 1150 फीमेल बिजनेस ओनर्स ने इसका बेनिफिट लिया है। ठीक, फिर उसके दूसरा है आपका जेम स्टार्टअप रनवे। इसमें क्या है ना, इसमें एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट का जो अपना ई मार्केट प्लेस है, जैसे एक तो गवर्नमेंट का नॉर्मल एक फिजिकल मार्केट होता है, ऐसी गवर्नमेंट का भी अपना ई मार्केट प्लेस है ना, जैसे ये फ्लिपकार्ट वगैरह होता है, ऐसी गवर्नमेंट का भी अपना एक ई मार्केट प्लेस है, तो उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जेम। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो क्या होगा कि कुछ जो भी आपके ऐसे स्टार्टअप्स होंगे ना, तो कुछ स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट क्या देगी, कुछ टाइम का एक रनवे देगी। रनवे मतलब एक 3 मंथ का टाइम पीरियड देगी कि ठीक है, उसको गवर्नमेंट खुद से ही अपने क्राइटेरिया के ऊपर उनको चूज करेगी, और फिर उनको चूज करने के बाद उनको क्या देगी, उनको एक 3 महीने का एक रनवे देगी कि ठीक है 3 महीने तक आपका जो भी सामान है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो हम आपसे खरीदेंगे, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि अच्छा है, सब बढ़िया है, तो फिर उनको एक परमानेंट प्लेस भी हमारे जेम के अंदर उनको मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज जेम स्टार्टअप रनवे। सो आप और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये स्टार्टअप्स के लिए टू सेटअप शॉप एंड सेल देयर वेयर्स, मतलब अपनी दुकान आपको अपनी दुकान कहाँ खोलने का मौका मिल रहा है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ई मार्केट पोर्टल है, वहां पर आपको अपनी दुकान, मतलब एक तरह से ऑनलाइन आपको एक स्पेस दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे या जेम के ऊपर आप बेच सकते हैं। और इसमें एक ये जो एक आप कह लीजिए एक नाम है, इस स्टार्टअप रनवे का जो नाम है ना, वो ये देखिए, वो है स्वायत्त। इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सो ये इसका फुल फॉर्म है स्वायत्त। स्टार्टअप्स, एस फॉर स्टार्टअप, डब्ल्यू फॉर वुमेन, ठीक है, और एंड, ए फॉर एंड, वाई फॉर यूथ, ए फॉर एडवांटेज, टी फॉर थ्रू, और नेक्स्ट जो टी है वो है आपका ई ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, सो इस तरह से इसका ये फुल फॉर्म है। तो ये इस स्टार्टअप रनवे का नाम है। ठीक है, मतलब एक तरह से स्वायत्त एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इन स्टार्टअप्स को मौका दे रहे हैं कि आप अपनी शॉप जो है अपना क्या कीजिए, आप अपना शॉप को सेटअप कीजिए और वहां पर आप अपना सामान बेचिए। कहाँ पर, किसके थ्रू, गवर्नमेंट का जो ई मार्केट पोर्टल है वहां पर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है टू एंगेज विद द गवर्नमेंट परचेजर, कि आप गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट के जो परचेजर्स हैं, जो गवर्नमेंट से सामान खरीदते, तो एक तरह से गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि ठीक है आप गवर्नमेंट के परचेजर्स के साथ आप एंगेज होइए और अपना जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसको आप सेल कीजिए। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें जो लिस्टिंग होगी ना, लिस्टिंग विल बी ओपन टू कंपनीज, सिर्फ उन्हीं कंपनीज का इसके ऊपर लिस्टिंग होगा, या वही कंपनीज ऐसा कर सकती है जो कि सर्टिफाइड बाय दी DPIIT होगी। ठीक, और उसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका ये जो रनवे टाइम पीरियड है वो है 3 मंथ, 3 महीने के लिए आपको ये मौका दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने मतलब आपका फिर इवेल्युएशन होगा, अगर आपका इवेल्युएशन फेवरेबल इवेल्युएशन रहा, मतलब एटलीस्ट 3 आपके फेवरेबल इवेल्युएशन रहे, मतलब वो जो रिव्यूज वगैरह मिलते हैं, तो अगर आपके मिनिमम 3 फेवरेबल इवेल्युएशन रहे, तो आपको एक फुल टाइम सेलर भी आपको बनाया जा सकता है जेम के ऊपर। सो आई होप क्लियर होगा। ठीक वो है, एक बार एक रिपीट कर देंगे क्या, जी समझ जी नहीं पा रहा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या है ना सर, ये यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक जेम स्टार्टअप रनवे है। ठीक है, रनवे मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक एक टाइम लिमिट दी जाएगी। ठीक है, एक स्पेस दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा ये स्पेस, ये आपको स्पेस दिया जाएगा जो गवर्नमेंट का ई पोर्टल है।
ठीक यस है। मैम। गवर्नमेंट का जो ई पोर्टल है वहां पर आपको एक स्पेस दिया जाएगा 3 महीने के लिए, ठीक है। जैसे 3, अमेजोन वगैरह में जैसे प्राइवेट सेलर रहते हैं उसी तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अमेजन और ये फ्लिपकार्ट, ये तो प्राइवेट हो गया, ठीक है। इनके ऊपर प्राइवेट सेलर्स अपना सामान बेचते हैं, तो वहां पर तो पूरा कमीशन बेस्ड और ये वो सब चीजें रहता है, तो वहां पर तो कोई भी जा सकता है ना। हम्म, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे अगर आपको अपना सामान बेचना है, तो उसके लिए आपको एक नहीं। स्कीम चलाई है। उस स्कीम का नाम है स्वायत्त, ठीक है। और ये जो हम्म, स्वायत्त स्कीम है, इसके अंदर ये है कि आपका जो, अगर आपका जो स्टार्टअप है वो डीपीआईआईटी से सर्टिफाइड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस रनवे के लिए। इस रनवे में आपको 3 महीने के लिए अपनी दुकान को गवर्नमेंट के ई पोर्टल पे मतलब अपने सामान को गवर्नमेंट के ई पोर्टल पे बेचने का मौका मिलेगा 3 महीनों तक। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सब रहता है, तो आपका ये जो भी काम है, ये आपका आप वहां पर फुल टाइम सेलर भी बन सकते हैं अगर आपके। स्टार्टअप वाले ही केवल कर सकते हैं जी ऐसा? बिल्कुल, जी बिल्कुल, स्टार्टअप वाले ही केवल कर सकते हैं, उनके लिए ही है ये स्कीम। अच्छा मैम, ठीक, ओके, जी। थैंक और ये 3 मंथ्स का मिनिमम पीरियड है, मतलब 3 मंथ्स का आपको रनवे मिलेगा। उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट आपके 3 फेवरेबल इवेल्युएशन अगर रहते हैं, जो भी उनका इवेल्युएशन का मेथड होगा, उस इवेल्युएशन के मेथड पे अगर आपके 3 पॉइंट्स आपके फेवरेबल होते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट अगर फेवरेबल होते हैं, तो आपको फुल टाइम सेलर बनने का मौका मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा है आपका इनोवेशन जोन। अब गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, ये तो अब ये सारी चीजें स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए और वहां पर उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये सब चीजों के लिए ही हो रही है, ठीक है। सो फिर आपका एक एक्चुअली नया। मैडम, जी सर बोलिए। मतलब ऐड ही करना है मैडम। जैसे जैम में ना हमें भी कोई मतलब जैसे बैंक के लिए कोई फर्नीचर लेना होता है ना, जी, जैम पे ही ऑर्डर करते हैं, हमें कोई अलाउड ही कोई और नहीं है जैसे अच्छा ऑफिस अच्छा। के लिए। हाँ। जी जी जी, हाँ तो बिल्कुल, देखिए सर ने एक एग्जांपल भी दिया है कि सपोज अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैंक के लिए अगर आपको कुछ परचेज करना है, तो वो आप जेम के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फ्लिपकार्ट और ये अमेजन वगैरह से नहीं आप परचेज कर सकते, ठीक है। सो अब आप देखिए कि यहाँ पर कि एक तरह से कि जो भी वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो हम ऐसा कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि भाई जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो पीएसयूज हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जेम के थ्रू ही सामान खरीदते हैं। तो एक तरह से आपको क्या मिल रहा है, आपको एक ऐसी जगह पे आपको अपना सामान बेचने का मौका मिल रहा है जहां से बड़ी बड़ी, और जिन फॉर्म्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि रिपीटेड जो बाइंग करते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना, अब बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि जेम से ही आपको परचेज करना है। अब यहाँ पर जो भी सेलर होगा वो उसी से खरीदेगा, है ना। अगर वो ओपन मार्केट में अलाउ कर देती, तो हम नॉर्मल शॉप पे जाके भी खरीद सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हो गया कि आपको जेम से ही खरीदना, तो वहां पर अगर आप स्टार्टअप्स को मौका देंगे, तो क्या होगा, उनका भी फायदा होगा। वो जो स्टार्टअप्स वाले जो लोग हैं, उनको भी फायदा होगा। और यहाँ पर मैंडेटरी तो है कि भाई इन लोगों को यहीं से परचेज करना है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनको मौका मिल सकता है अच्छा परफॉर्म करने का, क्योंकि मार्केट में तो देखिए ना, बहुत कॉम्पिटिटर्स है, हो सकता है कि उनका नंबर ही ना आए, ठीक है ना। क्योंकि फ्लिपकार्ट वगैरह में भी, इनमें भी क्या होता है कि जो पुराने सेलर्स होते हैं, जो अच्छे सेलर्स होते हैं, जिनकी सेल ज्यादा होती है, वही टॉप पेज पे होते हैं, ठीक है। जो नए सेलर्स है, उनका नाम जो है वो थोड़ा नीचे होता है। बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक मौका मिलता है, आपको एक अच्छा मौका मिलता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप यहीं पर ही फुल टाइम सेलर बन जाएंगे, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट है आपका इनोवेशन जोन। सो अब इनोवेशन जोन में क्या होगा, अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इनोवेशन जोन्स बनाए हुए हैं अर्बन लोकल बॉडीज लेवल पे, ठीक है। इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है टू एनहांस बेसिक लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस। मतलब यहाँ पर ना ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ना ऐसा कोई स्टार्टअप लगाइए जिससे कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है ना, और गवर्नेंस है, वो इम्प्रूव हो। जैसे कि जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका सैनिटेशन का कोई है, क्लीनलीनेस, हेल्थ, ट्रैश, वाटर, टैक्सेशन, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां जिससे कि पब्लिक की जो लाइफ है, वो मतलब एक तरह से वहां पर क्वालिटी इनहेंस हो, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, पब्लिक क्वालिटी, ठीक है। मतलब जो लोकल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अगर आप कोई स्टार्टअप डालती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनोवेशन जोन्स बनाए हैं। और इनका जो स्पेसिफिक एरिया वो क्या है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, कि जो सिटीजन्स है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट हो, इस तरह का अगर आप कोई स्टार्टअप डालते हैं, तो आपको इनोवेशन जोन के अंदर आपको मौका मिलेगा। जो भी फिर उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कि आपको क्या मिलेगा, इस चीज का आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। जो भी रिसर्च वर्क वगैरह आप जो भी करेंगे, उसके लिए आपको मदद मिलेगी, ठीक।
उसके अलावा आपको इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प करेंगे, जो भी आपका ये जो भी प्रॉब्लम जो भी होगा, जो भी चैलेंज होगा, ठीक है, ये सब में। उसके अलावा आपको आइडिया को डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी, एलिजिबल आइटम्स को एक्वायर करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। क्रिएटिव जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज है उनको वो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे इनटू द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स ऑफ यूएलबी। मतलब एक तरह से कुल मिला के बात ये है कि अगर आप इनोवेशन जोन के अंदर जाते हैं और आप कोई भी ऐसा स्टार्टअप डालते हैं जो कि फायदा पहुंचाएगा, सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, कुछ आपको बेनिफिट्स देंगी। वो बेनिफिट्स इस तरह से, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ बस आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन जोन के अंदर। फिर दूसरा है आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। अब ये क्या है, ये अप्रैल 2017 में स्टार्ट किया था। अब ऑब्वियसली देखिए, अब रैंकिंग में क्या हो जाएगा कि स्टेट की जो जैसे कि सपोज अब महाराष्ट्र है, सो महाराष्ट्र का जो स्टार्टअप है उसका रैंक क्या है, ठीक है, या फिर जो दिल्ली का जो स्टार्टअप है उसका रैंक किया, तो इस तरह से रैंकिंग्स दी जाएंगी। ये अप्रैल 2017 से स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली देखिए, किसी भी रैंकिंग या किसी भी कंपटीशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जिससे कि एक कॉम्पिटिटिवनेस आए और जो बाकी के लोग हैं वो उनको देख के अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपने लिए बेंचमार्क सेट करें, और जिनको ये अवार्ड या रिकॉग्निशन मिल रहा है वो उनको मोटिवेशन मिलेगा। सो ये इसका पर्पस है, ठीक। मतलब इसका जो इंटेंशन है वो क्या है कि इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव यूनियनिज्म जो है वो बढ़ता है, ग्रोथ भी हमारी बढ़ती है, ठीक है। और इसका जो रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर 7 एरियाज हैं। वो 7 एरियाज हैं, देखिए क्या क्या। एक्सेस टू मार्केट, मतलब इन स्टार्टअप्स का मार्केट एक्सेस क्या है, ठीक है। सपोर्ट फॉर इंक्यूबेशन की, इनको जो भी मतलब ये फंड्स वगैरह का जो सपोर्ट चाहिए होता है वो क्या है इनका। सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस क्या है इनका। सपोर्ट फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सपोर्ट फॉर फंडिंग, सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स, सपोर्टिंग फॉर मेंटरिंग। तो ये 7 आपके क्या रिफॉर्म एरियाज हैं जिनके बेस में हम क्या करते हैं, ये रैंकिंग्स देते हैं। और ऑब्वियसली जब रैंकिंग्स दी जाती है तो क्या होता है, हम लोगों को एक कॉम्पिटिशन का एक फीलिंग आता है और उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, हम लोगों को भी इंप्रूव करना है, या नेक्स्ट टाइम हमें फर्स्ट रैंक चाहिए या सेकंड रैंक चाहिए, ठीक, इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरा आपका स्टार्टअप इंडिया शोकेस। अब देखिए, शोकेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल आप एक शॉप की बात करें तो वहां पर जो डेमो में जो बाहर डिस्प्ले में वो जो उनका वो जो डेमो एरिया जो होता है वहां पर वो अपनी अपनी शॉप की जो बेस्ट पीस या बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ही रखते हैं ना। सो वही चीज आपका यहाँ पर है कि जो हमारी ये जो हमारा ये स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है या जो उसकी जो वेबसाइट है, वहां पे क्या किया जाता है ना, जो भी हमारा मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू बिजनेस होता है, ठीक है, जो भी मतलब हमारे जो भी बेस्ट हमारा जो बिजनेस होता है उसको क्या किया जाता है, जो कि हमारा इंडिया के स्टार्टअप सीन में जो सबसे बेस्ट है, सो उसको हम क्या करते हैं, फीचर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वर्चुअल प्रोफाइल। उसका वर्चुअल प्रोफाइल बनाते हैं ऑन एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया शोकेस। तो एक स्टार्टअप इंडिया शोकेस करके एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वर्चुअल प्रोफाइल्स बनाते हैं, किनकी, ऐसे बिजनेस की जो कि नए हैं, मतलब स्टार्टअप्स हैं और मोस्ट प्रॉमिसिंग, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, वो बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अचीव कर लिया है और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और ये वो सब चीज। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी इस तरह का बिजनेस होगा तो उसको आप क्या करेंगे, स्टार्टअप इंडिया शोकेस का जो पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप उसको उसका वर्चुअल प्रोफाइल बना के उसको वहां पर शोकेस करेंगे, दिखाएंगे, ठीक। और ये भी आपका 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया के साथ ही। और इसमें बहुत सारे फील्ड्स के अंदर है, मतलब चाहे फिर आपका फाइनेंस टेक्नोलॉजी हो या कोई एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी हो, सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक। और ऑब्वियसली प्रोफाइल पेज पे फिर क्या होगा, उसका पूरा एक तो फुल पिच डिटेल्स होंगी, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के बारे में, इनोवेशन के बारे में, क्या उन्होंने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या है उनका। एक ये यूएसपी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि कोई भी जो बिजनेस है उसका यूएसपी क्या है, मतलब उसका क्या यूनिक फीचर क्या है उसका, ठीक। सो ये पूछा जा सकता है, ये आप इसको याद रखिएगा। सो इस तरह की इसके अंदर जो भी बेस्ट होगा उस प्रोडक्ट के अंदर, सो उसको क्या करेंगे, वो उसको दिखाएंगे, ठीक। और ऑन दिस प्लेटफॉर्म कंपनीज जो मतलब जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, अपनी कैपेबिलिटीज जो अच्छा दिखा चुकी है, जैसे कि सपोज ऐसी कंपनी जो कि ये जो आपका ये जैम वगैरह पे सेल कर रही है, या जो अच्छे खासे चैलेंजेस अभी नीचे हम पढ़ेंगे ना, नीचे चैलेंजेस आएंगे। सो जो वो चैलेंजेस जीत से जो मतलब चैलेंजेस का मतलब कॉम्पिटिशन टाइप कुछ होते हैं, अभी नीचे हम पढ़ेंगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं। तो जो भी वो कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं या जो जैम के ऊपर जो सेलिंग कर रहे हैं, सो ऑलरेडी जो अपना एक अच्छा खासा मतलब अपने आप को, अपनी जो कैपेबिलिटीज को जो प्रूव कर चुके हैं, तो ज्यादातर वो वाली कंपनीज इस पोर्टल पे उनको शोकेस किया जाता है, मतलब जस्ट टू सेट द एग्जांपल्स कि बाकी की जो कंपनीज है वो इनसे देख के सीखे।
बहुत पूरा ऐसे बहुत अंदर डिटेल में हमें नहीं जाना है कि अच्छा एक एक चीज हमें उसकी पता होनी चाहिए, नहीं। आपको क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपसे ये इसका सपोज जैसे डिजिटल डेमो है, डिजिटल डेमो डे जो है सपोज ये पूछेंगे कि ये क्या है एक तो, ठीक है, कि ये है क्या एक्चुअली, फिर इसका अगर कोई फुल फॉर्म, जैसे इसके अंदर तो नहीं है कोई फुल फॉर्म, लेकिन अगर कोई फुल फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर उसमें कोई स्पेशल कोई यूनिकनेस कोई ऐसी चीज है, जैसे रनवे वाले में 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट है कि 3 मंथ्स का रनवे मिलता है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको परमानेंट या आपको फुल टाइम सैलरी बना देते हैं, लेकिन रनवे पीरियड कितना है 3 मंथ्स। तो ये इस तरह की जो पॉइंट्स हो गए लाइक 3 मंथ्स, और या ये आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो इंस्पायर वाले में आपका जो एज ग्रुप था वो कितना था, 10 to 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं, ठीक, और स्टैंडर्ड था उनका 6 to 10। सो इस तरह की जो चीजें ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा फुल फॉर्म आपको याद रखना है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको याद रखना है, और एक इसके अंदर एक प्राइस भी था, वो था 10,000, ठीक है, 10,000 पर आइडिया और पर पर्सन, ठीक। सो ये 10,000 का इसमें एक वो है amount। 10,000 में ये डिजिटल डेमो डे में होता है, किसमें होता है? नहीं, इसमें नहीं है सर, ये मैं ओवरऑल जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, ये उन सब हाँ, के बारे में, ये इंस्पायर वाले में था सर, ये 10,000, ये अभी तो ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है। जी स्टूडेंट वाला, ठीक है। जी। तो ये मतलब मैं आपको एग्जांपल बताने की कि इस तरह की चीजें जो है ना, इनको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे ये 10,000 पूछा जा सकता है, ये एज ग्रुप पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है, 3 मंथ्स, रनवे में कितना टाइम है, 3 मंथ, 3 ईयर्स, 3 डेज या 3 वीक्स, कुछ भी है, ऐसे एग्जाम ऑप्शंस डाल सकते हैं। सो इनको तो आपको याद करना है। उसके अलावा नॉर्मली कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, उसका आपको वो है क्या, उसका अगर फुल फॉर्म है उसके अंदर, जैसे इंस्पायर का फुल फॉर्म, स्वायत्त का फुल फॉर्म, ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नॉर्मली आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई की इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो आपको पता होना चाहिए, लाइक फी, कोई टाइम पीरियड है, कोई एज ग्रुप है, कोई अमाउंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं डिजिटल डेमो डे। ये क्या है ना, ये एक छोटा सा एक, इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं, या उसका कोई एक क्राइटेरिया होता होगा उनको चूज करने का, सो उनको ना एक जर्मनी के ट्रिप पे उनको ले जाया जाता है, और ट्रिप टू जर्मनी वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ, जिससे कि उनको क्या मिले, एक्सपोजर मिले, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के एरिया में जो जर्मनी है वो बहुत मतलब आगे है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रिप कराई जाती है जर्मनी के लिए, जिसमें कि एक्सपोजर मिलता है, और ये इसको बोलते हैं डिजिटल डेमो डे। और यहाँ पर जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका जो मेन जो वो होता है ना, जो टारगेट होता है, वो होता है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल टेक स्टार्टअप। जो टेक्नोलॉजी वाले जो स्टार्टअप्स है ना, उनके लिए होता है ये, इन द फील्ड्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इन तीन एरियाज से रिलेटेड अगर कोई आपका स्टार्टअप है तो आपको ये डिजिटल डेमो डे आपको कराया जाता है। और ये क्या है, ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है उन नई टेक्नोलॉजी कंपनीज को जो कि जस्ट अभी जर्मनी में स्टार्ट हुई है। मतलब एक तरह से जर्मनी के जो रीसेंट स्टार्टअप्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसको बोलते हैं डिजिटल डेमो डे, ठीक। एक तरह से आपको क्या कराया जाता है, एक जर्मनी की ट्रिप कराई जाती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये चैलेंज जहां पर भी आ जाएगा ना, तो उससे आप लोगों को समझना है कि चैलेंज मतलब कंपटीशन, कि इस तरह का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, फिर वहां पर जो भी बेस्ट होता है उसको अवार्ड देते हैं। सो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप, ऑब्वियसली ये इसी चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो ये इनिशिएट किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कोलैबोरेशन से। इनका कोलैबोरेशन था किसके साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जो है उसको स्टार्ट किया है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था, मतलब फर्स्ट कंपटीशन 2019 में हुआ था, सेकंड कंपटीशन इसका 2021 में हुआ था, और ये 21 में जब हुआ था, ये हुआ था नेशनल मिल्क डे के टाइम पे, जो कि आनंद गुजरात में हुआ था, ठीक है। आपने वो सुना होगा ना, अमूल वाला जो है दूध, तो जो अमूल दूध है वो इस वाले यहाँ पर इसका प्लांट है। आनंद एक गांव है, एक मतलब प्लेस है गुजरात के अंदर। सो वहीं पर ये अमूल का जो प्लांट है वो एस्टैब्लिश्ड है। वो यहाँ पर अमूल में ए फॉर आनंद है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, यस मैम है, ठीक है। देखा नहीं पर है पता। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। सो हम्म। यहाँ पर जो अमूल है, ये आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, ठीक है।
सो ये यहाँ पर नेशनल मिल्क डे के उस दिन, सो वहां पर ये 2021 में इसको मतलब रिलीज किया गया था। इसको वो करते पब्लिश करते हैं कि भाई एक तरह से कंपटीशन है, चैलेंज टाइप होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली किसके लिए होगा, ये होगा टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस, कि हम क्या क्या किस तरह से जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज है, कैसे हम उनको मतलब उनको सॉल्व कर सकते हैं, या क्या क्या उनके अंदर और डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके दूसरा आपका, आप देखिए अभी आयुष्मान PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज है। अगेन ये भी कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब एक तरह से कि एक आपको मौका दिया जा रहा है कि ठीक है, आपके पास इससे रिलेटेड जो भी आप अपना आइडिया लेकर आइए। सो अब इसमें देखिए क्या है, ये आयुष्मान जो है, आपको पता है ना, आयुष्मान वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये। सो यहाँ पर क्या है, आयुष्मान PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जो है, ये आपका एक एक्सटेंडिंग है किस चीज का, इन्विटेशन टू इंडिया न्यूएस्ट बिजनेस, कि इस तरह के मतलब इस तरह के स्टार्टअप जो कि किस फील्ड में हो, जो कि आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सपोर्ट फॉर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करा सके। मतलब ये आपका ये PMJAY आयुष्मान का मतलब ये एक स्कीम है ना, ऑलरेडी एक स्कीम है। सो कैसे आप इस स्कीम को और इफिशिएंटली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चैलेंज के अंदर क्या है, इस तरह के स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जा रहा है जो कि जिनका जो प्राइमरली जो इनका वर्किंग है वो आपका मेडिकल डिवाइसेस या डिजिटल हेल्थ, हॉस्पिटल सर्विस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर आपका स्टार्टअप है तो आप वहां पर इस आयुष्मान PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में उसको इन्वाइट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था आपका रिलेटेड विद एनिमल हस्बेंड्री, ठीक। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर उसके बाद आपका ऐसे ये टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज है, इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा। सो अभी हमारा जो टारगेट है इंडिया में 2025 तक का टारगेट है कि हमें एक ग्लोबल मार्केट बनाना है गारमेंट्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से $1.3 ट्रिलियन का, ठीक है। और उसके अलावा बस वही। अब फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपका जी इसका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस फील्ड में किस तरह से हम और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। सो ये तीन आपको याद रखना है। उसके अलावा फिर एक और है ये आपका इनोवेशन चैलेंज। अब ये जो इनोवेशन चैलेंज है ना, देखिए नाम से तो लगता है कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये इनोवेशन चैलेंज है रिलेटेड विद वाटर, ठीक। सो अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, इसका मैं आपको नॉर्मल बेस बता देती हूँ। इसमें क्या है कि आप लोग को भी पता होगा कि हमारा जो पोर्टेबल वाटर जो है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। सो यहाँ पर जो गोल है, इस चैलेंज का जो गोल है, हम ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रहे हैं या ऐसे स्टार्टअप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं जो कि जिनका जो टारगेट वो क्या करें, वो हमारी मदद करें ऑफ डेवलपिंग अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, की जिससे कि जो पोर्टेबल वाटर जो है उसको हम क्या कर सके, उसको टेस्ट कर सके। और इस तरह की ऐसी डिवाइसेस हो, मतलब जो कि ऐसी डिवाइसेस जो पोर्टेबल हो, मतलब इजिली हम उसको यूज कर सके, और हर एक पर्सन उसको खुद के पर्सनल यूज के लिए भी उसको खरीद सके। मतलब हर एक व्यक्ति घर में भी, जो सपोज हम लोग हैं एज अ कंज्यूमर, भी इस डिवाइस को आप अवेलेबल करा सके कि वो खुद से अपने पानी की टेस्टिंग करके उसको देख सके, ठीक। सो इसके लिए एक ये इनोवेशन चैलेंज है। सो इसमें आपका क्या है, ये किस चीज के लिए, फॉर डेवलपिंग अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए पोर्टेबल डिवाइस के डेवलप करने के लिए इस चैलेंज को, या मतलब एक इस तरह के स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जा रहा है। और ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, जो हमारे नेशनल जल जीवन मिशन जो है, इनके साथ मिलके इन्होंने ये स्टार्ट किया है इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। क्योंकि नाम से नहीं पता चलता कि ये वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा इनोवेशन चैलेंज मतलब ऐसी पोर्टेबल डिवाइस बनाना जो कि वाटर क्वालिटी को टेस्ट कर सके, ठीक। उसके अलावा और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वही कि पोर्टेबल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग डिवाइस और इस तरह की कि और इसमें आपके क्या हो, जो कि जो वाटर क्वालिटी के जो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर भी हम वाटर की क्वालिटी को मेजर करते हैं, सो उन सब चीजों को हम उसको टेस्ट कर सके। और जो पर्सन है, इट इज इजियर फॉर पीपल टू टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एट देयर होम्स, कि वो खुद से अपने घर में भी उसको चेक कर सके, ठीक है। जैसे वो अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे वो SpO2 मशीन्स जो थी, वो पहले तो घरों में नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर कोविड जब बताया गया कि ठीक है भाई, इससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर 90 से नीचे जाएगा तो आप
हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, अदरवाइज आप घर पे भी रह के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो पहले तो नहीं थी घरों में अवेलेबल, पता भी नहीं था लोगों को, हॉस्पिटल्स में ही देखने को मिलती थी, जब एडमिट होते थे तो तब देखते थे हम उसको। लेकिन अब आप देखिए अब वो घर घर में अवेलेबल हो गई कोविड के टाइम पे। सो इस तरह की कोई ऐसी पोर्टेबल कोई ऐसी डिवाइस बनाना जिससे कि वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कर सके। ठीक, सो ये इसका टारगेट है। तो इस तरह के जो भी स्टार्टअप्स है उनको इनवाइट किया गया है। फिर उसके बाद आपका MNRE स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। अब ये देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है कि किस तरह से हम जो कार्बन एमिशन है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस की जो एनर्जी है उसको की सिक्योरिटी और उसका जो एक्सेस है उसको भी हम इंश्योर कर सके। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज अब अवेलेबल है कि हम इस तरह का जो काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर MNRE स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के अंदर क्या इस तरह के स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जा रहा है जो क्या कर सके, जो कार्बन एमिशंस को किसी तरह से कम करने का उनके पास कोई आइडिया हो, कोई इस तरह का कोई इनोवेटिव कोई उनके पास मतलब कोई ऐसी आइडिया ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, कार्बन एमिशन भी हमारा कम हो सके और एनर्जी की सिक्योरिटी और एक्सेस इंश्योर हो सके। ठीक है, और उसके अलावा ये MNRE आपका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्रैंड चैलेंज किससे रिलेटेड है, बस बाकी तो इसमें सब में मेन ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि इस फील्ड में हमें क्या करना है, उनको इनवाइट करना है। ठीक, मतलब इस तरह के स्टार्टअप्स को इनवाइट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको जो भी ग्रांट को जो भी बेनिफिट्स हम लोग दे सकते हैं वो हमें प्रोवाइड कराने हैं। फिर उसके बाद एक और है हमारा स्टार्टअप इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक इंटरनेशनल चैलेंज। अब ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल यूज इससे रिलेटेड होगा कि हमारा ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं, आर ओनली ये हमारा क्या है, सिर्फ एक ही बार यूज होता है और इसको फिर क्या कर दिया जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए कुछ स्टार्टअप इंडिया ने इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का ये चैलेंज सेट किया है जो क्या करेगा, जो एनकरेज करेगा इन्वेंटर्स को कि आप किसी ऐसी चीज को इन्वेंट कीजिए और ऐसे स्टार्टअप को डेवलप कीजिए तो कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिससे कि हम ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका हम क्या कर सके, रिडक्शन कर सके, इसको कम कर सके। और ज्यादातर ये जो आपका इस्तेमाल होता है ना, ये आपका फूड एंड ये बेवरेज इंडस्ट्री में होता है। ठीक, सो और ये SUP मतलब ये सिंगल यूज प्लास्टिक SUP। ठीक, सो ये आपका दी SUP चैलेंज गोवा इज कॉलिंग फॉर दी। सो यहाँ पर ये गोवा में ये चैलेंज हुआ था। सो यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेशन के लिए सबको बुलाया है कि भाई जो भी इस पर्टिकुलर एरिया में किसी के पास अगर कोई आइडिया तो वो अपना जो भी है अपना जो भी मतलब प्रपोजल है वो लेकर आ सकता है। और प्रिवेंटिव वेस्ट एलियंस विच इज एन इनिशिएटिव। ठीक है, एक आपका ये प्रिवेंट वेस्ट एलियंस एक ये इनिशिएटिव है ऑफ द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड ECCA फैमिली फाउंडेशन। ठीक है, इन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया है इस चीज को फंडिंग करने के लिए। और बाकी और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये आपका सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए है। ठीक है, कि किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है ये एक ये रिसर्च पार्क्स जो है ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एज ऑफ May 21 ये 8 नए रिसर्च पार्क्स बनाए गए हैं जहां पर जो भी ये स्टार्टअप्स और जो भी चीजों से रिलेटेड इनके ये होते हैं। तो आप याद रखिए ये IITs को ही इन्होंने रिसर्च पार्क्स बना दिए हैं, 8 है ये। ठीक है, दिल्ली, कानपुर, गांधीनगर, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर, हैदराबाद और एक आपका ये IISc बैंगलोर। ठीक है, सो 7 IIT और एक IISc है। सो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा न्यूली डेवलप रिसर्च पार्क नहीं है या है, इस तरह से करके। फिर उसके बाद ये आपके अब ये जो देखिए अभी आपके हमारे क्या खत्म हुए, हमारी स्कीम्स खत्म हुई है जो हम लोगों ने। जी सर, रिसर्च पार्क जो लिखा है उसमें लिखा है 8 न्यू रिसर्च पार्क, इसका मतलब और भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल और भी होंगे, ये नए बने हैं। अच्छा मैम जी, सो यहाँ पर अभी तक हमने देखिए कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ना हमने स्कीम्स पढ़ी थी, राइट, जैसे इंस्पायर और ये सब स्कीम्स थी। आज हम लोगों ने पढ़े हैं कि स्टार्टअप्स के लिए जैसे कि हमारा वो जैसे आपका ये जेम वाला हो गया और हमने क्या पढ़ा, और एक वो विंग वाला हमने पढ़ा। ठीक है, सो ये हमने पढ़े आज, प्रोग्राम्स पढ़े हमने और उसके अलावा कुछ चैलेंजेस पढ़े, प्रोग्राम्स और चैलेंजेस पढ़े। कल हम लोगों ने स्कीम्स पढ़े थे, तो वो
आपके हो गए। अब हम लोग फिर आप दूसरे टॉपिक्स पे आ गए हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने इस चीज को, इस स्कीम को इनिशिएट किया है। इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इज द सिंगल बिगेस्ट बायर ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टोर्स परचेजेस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, ये आपका 1955-56 में इनिशिएट हुआ था। इसका जो पर्पस था वो था पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ परचेज मेड फ्रॉम दी माइक्रो स्मॉल। ये आप लोगों को पता भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जनरली क्या होता है ना, जो हमारे ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, तो इनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर देखिए इनका प्रोडक्ट अगर डंप हो जाता है या नहीं बिकता है ना, तो उस केस में इनको बहुत नुकसान होता है। और ये जो कंपनीज है, ये ऐसी कंपनीज होती है कि इस तरह के लॉस को नहीं बेयर कर पाती और जनरली ये बंद हो जाती है। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट इनके जो भी इनका स्टॉक होता है उसको जनरली परचेज कर लेता है, मतलब उसको बल्क में परचेज कर लेता है, सो दैट कि इनको लॉस ना हो। सो ये गवर्नमेंट ने 1955-56 में ये चीज स्टार्ट किया था। सो अब क्या हुआ, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो भी इस गवर्नमेंट मतलब इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, विश टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट परचेज, इनको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको रजिस्टर करना होगा अपने आप को एनएसआईसी के अंदर, ठीक है, अंडर द सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। ठीक, यहाँ पर एनएसआईसी है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। जैसे हमारा कंपनीज एक्ट होता है ना, तो ऐसे ही अगर आपको अपना जो प्रोडक्ट है, आप ये चाहते कि हमारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट परचेज कर ले, तो उसके लिए इन एमएसएमईज को क्या करना पड़ेगा, इनको अपने आप को पहले एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, अंडर द सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। ठीक है, उनको पहले सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको एनएसआईसी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, और ये जो एनएसआईसी है इज विलिंग टू रजिस्टर एनी माइक्रो, ठीक है, ये किसी भी माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को क्या कर सकती है, दैट हैव एन उद्योग आधार मेमोरेंडम। जैसे हमारा आधार नंबर होता है, ऐसी हमारी जितनी भी जो एमएसएमईज होती हैं, तो उनके पास एक उद्योग आधार मेमोरेंडम होता है। अगर उनके पास ये है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक। और या फिर उनके पास क्या हो, या फिर उनके पास ईएम पार्ट 2 हो, ये एक ऑप्शनल कोई सर्टिफिकेट होता होगा जो कि इशू किया जाता होगा इनको। सो अगर आपके पास यूएएम है, मतलब उद्योग आधार मेमोरेंडम है आपके पास, या फिर आपके पास ईएम पार्ट 2 है, तो आप अपने बिजनेस को एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं कि आप हमारा जो सामान है वो खरीद लीजिए। और देखते हैं इसमें क्या है, ये जो आपके माइक्रो स्मॉल बिजनेस है, ये क्या करते हैं, ये अपना कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो ठीक है, जिन्होंने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो अभी तक उनका मतलब 1 साल नहीं हुआ है अपने उनके ऑपरेशंस को, आर दी वर्स दैट आर क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो जिनका अभी 1 ईयर नहीं हुआ है ना, सो वही इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टअप में पहले 5 इयर्स था, अब 10 इयर्स हो गया है। सो अगर आपकी कंपनी की एज अभी 10 इयर्स तक है, तभी आप ये स्टार्टअप की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर जो ये है, ये अगर अभी आपका जो ये आपका जो भी माइक्रो स्मॉल बिजनेस जो है, अगर उसने अभी आपका उसको मतलब 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक। क्योंकि अब देखिए ना, 1 साल नहीं होगा, तो अब इनिशियली उनका जो प्रोडक्ट है, अगर सपोज वो नहीं बिकेगा, तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो उनका जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेती है, लेकिन उसके लिए उनको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा स्कीम के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको मिलता है, ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम का, ये आपका 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है, ठीक। और उसके बाद फिर इनको क्या करना पड़ता है, 2 साल के बाद इसको रिव्यू और रिन्यू कराना पड़ता है। और ये जो रिव्यू और रिन्यू है, ये आपका इवेल्युएशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज दैट फॉल, ठीक है, जो इस ऐसी कंपनी जो इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, उनका मैक्सिमम एनुअल रेवेन्यू जो होता है ऑफ 5 लाख रुपीज आर एलिजिबल, ठीक है। सो जिनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो 5 लाख तक है, तो वो एलिजिबल है इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है और कैन बी यूज बाय द बिजनेस दैट हैव ऑलरेडी बिगिन कमर्शियल, ठीक है। और ये कौन बिजनेस इसको यूज कर सकते हैं, जो माइक्रो स्मॉल कंपनी जिन्होंने अपना कमर्शियल बिजनेस कमर्शियल प्रोडक्शन जो वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं हुई है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च। सो अब ये देखिए, ये क्या है, एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च और कोर रिसर्च जिसको हम कहते हैं, ग्रांट बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये एक फंडिंग स्कीम है
टू एजुकेशनल, ये और किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड अदर R&D ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो बेसिक रिसर्च जो है वो उसको कंडक्ट कर सके। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो रीजन्स ऑफ द इज इन द फोकस ऑफ मोर देन, ठीक है, ये 40 ईयर्स से हमारा चल रहा है। और मतलब ये जो स्कीम है ये हमारी, इसको 40 साल हो चुके हैं, मोर देन 40 ईयर्स हो चुके हैं। इस प्रोग्राम को जो डिजाइन किया गया था, ये किया गया था टू एनकरेज बोथ अपकमिंग एंड स्टैब्लिश्ड रिसर्चर्स, मतलब जो नए रिसर्चर्स हैं उनको भी हेल्प करने के लिए, और जो अपकमिंग जो नए रिसर्चर्स आ रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब ये हुआ कि ये स्टार्टअप स्कीम मीन्स बहुत पहले से 50 इयर्स से मतलब गवर्नमेंट जी वो ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ चला रही जी है। जी बिल्कुल। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक टैक्सेशन में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई इक्विपमेंट परचेज करते हो तो गवर्नमेंट उसमें आपको ना 175% तक का आपको डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी देती है, और आप उसको उसको आपको सेट ऑफ करने का मौका देती है इनफाइनाइट ईयर्स तक। मतलब जैसे हमारे इसमें क्या होता है ना, टैक्सेशन में ऐसा होता है कि कुछ लॉस को आप सिर्फ 4 साल तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर 4 सालों में आपको प्रॉफिट हुआ तो वहां से आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। कुछ आपके जैसे जो आपका ये गैम्बलिंग बिजनेस वगैरह जो होता है ना, जैसे आपका गैम्बलिंग हो गया, स्पेकुलेशन बिजनेस वगैरह के जो होते हैं, तो उसमें सिर्फ 4 साल की लिमिट है सेट ऑफ की। उसके अलावा जो और आपके नॉर्मल बिजनेस का होता है तो वहां पर आपको 8 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी, आप 8 सालों तक अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ रिसर्च डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर इनफाइनाइट सेट ऑफ है। मतलब अगर आपको 100 करोड़ का भी लॉस हो गया ना, आने वाले 50 सालों में जो भी प्रॉफिट होता रहेगा उसको सेट ऑफ करते रहिए, सेट ऑफ करते रहिए, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो ये भी चीजें बहुत पहले से चल रही है ये इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, सो मतलब गैम्बलिंग तो इलीगल होगा ना मैम इंडिया में? क्या चीज सर? गैम्बलिंग बिजनेस तो इलीगल होगा ना सर शायद? मतलब ये जो बिजनेसेस है ना, एज सच इलीगल नहीं है, अगर आप इसको विद इन दी एम्बिट ऑफ आप उसको रजिस्ट्रेशन और जितना भी आपको, अब जैसे अब ये कैसीनोज वगैरह तो वो इलीगल थोड़ी ना है, वो विद इन जो आपकी परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर वो वैलिड है। एम्बिट ऑफ लॉ। जी, इन दी एम्बिट ऑफ लॉ वो जितना आपको अब जैसे आप केबीसी है, वो भी तो एक तरह का लॉटरी तो हुआ ना वो भी। सो वहां वो भी आपका लीगल है, बस उसमें लेकिन एक चीज होता है कि इसके अंदर सीधा 30% आपका फ्लैट आपका टैक्स लग जाता है। आप लोग देखते होंगे ना, जैसे जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ये जो रियलिटी शोज होते हैं, इसमें जो विनर्स होते हैं उनको कार वगैरह भी मिलती है। अगर सपोज वो कार उनकी 10 लाख रुपए की है ना, तो उस कार पे उनको 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फिर वो डिपेंड करता है कि वो देने वाला देगा या वो जो रिसीवर है, गवर्नमेंट तो रिसीवर से मांगेगी। अब अगर ये ऑलरेडी वो जो जिसने उसको दिया है वो भी दे सकता है, और या वो जो रिसीवर है उसको तो देना ही देना है अल्टीमेटली। ठीक, सो ये सब चीजें भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन गवर्नमेंट इनको मतलब ये लीगल है एक सर्टेन लिमिट तक। सो ये सब चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है। मतलब हम ये बस ये जो स्टार्टअप है कि जो नाम आया ये अभी रिसेंट ट्रेंड्स में आया 2016 के बाद, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल, और ये सब चीजें अभी रिसेंटली आई हैं। लेकिन कुछ चीजें इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत पहले से चला रखी है। जैसे एक ये आपका SERB वाला हो गया है ना, एक ये जो मैं आपको इनकम टैक्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि उसमें आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है और आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है इनटू नंबर ऑफ, मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ ईयर्स तक। सो इस तरह की स्कीम ये बहुत पहले से गवर्नमेंट ने चलाई हुई है इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, अब देखिए, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोस्ट, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ये IIMs वगैरह जो है ना, इनमें ये ना एकेडमिक रिसर्च की पोस्ट भी अब मतलब निकलती है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एकेडमी ये रिसर्चर्स को आपको अपॉइंट करना होता है। ठीक है, और ये आपका रिकग्नाइज्ड होता है बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और उसके अलावा इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू अप्लाई आपको क्या करना पड़ता है, जो भी फैकल्टी जो होती है, इट मस्ट बी फर्स्ट बी इंगेज्ड इन दी UGC फैकल्टी रिसर्च रिचार्ज प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम होगा ये। ठीक है, सो जो भी UGC फैकल्टी रिसर्च प्रोग्राम जो भी होता है, तो उसके अंदर आपको पहले रजिस्टर होना जरूरी है। उसके अलावा इंस्पायर फैकल्टी हो सकता है। ठीक है, रामानुज फेलो, ये अलग अलग उसके स्कीम्स के नाम है। ये जो जैसे होता है ना रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, और जो PhDs वगैरह जो करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है। तो ये इन सब के थ्रू भी, अगर आप इन सब के अंदर अगर आपका मतलब इन दी एम्बिट ऑफ आप UGC फैकल्टी और ये रजिस्टर्ड जो आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह उसके अंदर आते, तो भी आपको इस स्टार्टअप का इस चीज का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक,
बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से आपको ये चीज बस याद रखना है, इसका जो अप्रूवल है वो यूजीसी, एआईसीटीई और ये पीसीआई अप्रूवल, ठीक है, और प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह से मिलता है, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है टैक्स एग्जम्पशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखिए ये आपका सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 और ये 7B, ठीक है, ये आपका ये सेक्शन नंबर है, ये आपको याद रखना है। फाइनेंस एक्ट 2012 के अंदर ये इसका इम्प्लीमेंट हुआ था। ये है क्या, विद द इंटेंशन ऑफ डिस्करेजिंग द जनरेशन and use of unaccounted money through the subscription of shares of a closely held company at the value that is higher than the fair market value of the shares of such companies. So ये देखिए क्या है ना, ये सेक्शन के अंदर फाइनेंस एक्ट हमारा हर साल वो आता है ना, बजट आता है, तो जो फाइनेंस एक्ट 2012 जो आया था उसके अंदर इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो इंटेंशन है वो ये है किस चीज को डिस्करेज करना, कि जो हमारा अनअकाउंटेड मनी जो होती है ना, अनअकाउंटेड मनी मतलब वही जो रिकॉर्ड में नहीं है। सो ऐसी मनी जिसको आपने कमाया है कहाँ से, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो कंपनीज होती है जो अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती। सो ऐसी कंपनीज के अगर आपने शेयर्स परचेज किए तो वो इस तरह के जो शेयर्स है ना वो जनरली कंपनी के ही जो अपने जो नियर एंड डियर होते हैं उनको वो दे देते हैं। तो अगर उसका जो इन शेयर्स का जो प्राइस है अगर वो हायर है देन दी फेयर मार्केट वैल्यू, सपोज अगर उनका फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए है और आपने वो शेयर जो है वो आपने सपोज उसको 15 रुपए में या 20 रुपए में आपने बेच दिया, तो ऐसे उस केस में आपका क्या होगा, इसको मतलब ये आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक। दिस वाज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन। और ये सेक्शन जो है वो टैक्स इवेजन की, हमारा जो टैक्स है वो चोरी ना, एक्चुअली होता क्या है ना, होता ये है कि ये टैक्स को बचाने के लिए होता है कि अब अगर वो सपोज गवर्नमेंट को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेंगे ना, इस 100 रुपए के प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे, ये कहेंगे कि हमने क्या किया ना, इस प्रॉफिट से जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए और ये शेयर्स हमने इनको बेच दिए, तो ये जो पैसा हमने इसको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो ये टैक्स इवेजन का जो है ये तरीका होता है, तो इसमें गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पार्ट दैट इज बीइंग रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रेटर देन इज कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि ये जो भी ये ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा ये कंपनी का रेवेन्यू है, जिसको कंपनी क्या कर रही है, जिसको कंपनी छुपा रही है और उसको वो इस तरफ डाइवर्ट कर दे रही है जिससे कि उसको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू है ये कंपनी का कहाँ पर जाएगा, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएगा। नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली भाई वो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही तो वो उसका कहाँ पर जाएगा, वो उसका पीजीबीपी हेड में जाएगा। अगर आप लोग को पता हो हमारे जो इनकम टैक्स होते हैं उसके अंदर 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड ऑपरेशंस, बीपी, और एक हमारा होता है अदर सोर्स। तो सैलरी वाला सैलरी पेंशन यहाँ पर आता है, हाउस प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो यहाँ पर आता है, कोई प्रॉपर्टी बेच के कुछ आपने प्रॉफिट लॉस जो भी वो कैपिटल गेन में आता है, बिजनेस या प्रोफेशन करके जो भी कमाई हो रही है वो पीजीबीपी में आती है। और उसके अलावा जो, जी सर बोलिए। जैसे सिक्योरिटी की सेल परचेज प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन नहीं होता? सर होता है, बिल्कुल कैपिटल गेन होता है वो। जैसे अगर आपने कोई, अच्छा, वो नहीं आएगा? जी वो कैपिटल गेन में आएगा सर। अगर सपोज आपने कोई कंपनी के शेयर्स अगर आपने परचेज किए हैं और कुछ टाइम उनको हेल्ड करके फिर आपने उसको बेच दिया और आपको उसमें प्रॉफिट हो तो वो कैपिटल गेन के अंदर आता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और फिर उसके बाद जो इन कैटेगरीज में, चारों कैटेगरीज में नहीं आता उसको हम अदर सोर्स में डालते हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे सपोज मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट में जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो इन चारों हेड में से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा अदर सोर्स के अंदर जाएगा, ठीक है। ये सपोज जैसे मैंने केबीसी सपोज मैंने खेला और वहां पर मुझे जो भी पैसे मिले तो वो मेरा अदर सोर्स में जाएगा। सो जो यहाँ पर इन चारों में नहीं आता वो अदर सोर्स के अंदर जाता है। तो वो यही कह रहे कि जो ये फिर इनकम होगी ना, दैट इनकम शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नॉर्मली तो जो बिजनेस की इनकम होती है वो पीजीबीपी में जाती है, ठीक है। आप जैसे जो रिलायंस है, रिलायंस कंपनी जो टैक्स देती है वो पीजीबीपी हेड के अंदर अपना कैलकुलेशन करके वहां पे टैक्स देती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस है फेयर मार्केट वैल्यू वाला और ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स आपने मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपने बेचे हैं तो उस केस में वो कंपनी का रेवेन्यू माना जाएगा, लेकिन किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक, उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में। और on the basis of a self declaration startups have been granted an exemption from, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो ऐसा कर सकती हैं, ठीक है, उनको इसके लिए क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है।
कि वो अपने शेयर्स को महंगे प्राइस पे बेच सकते हैं। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, नॉर्मल बिजनेस के लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है, उनके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स के अंदर डाल के, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए क्या बोला है, स्टार्टअप्स इस चीज की एग्जाम्पशन ले सकते हैं और वो अपने शेयर प्राइस को हायर प्राइस पे बेच सकते हैं, ठीक। तो आई होप क्लियर होगी ये चीज ना। मुझे लगता है ये पहले बता चुकी है मैम आप शायद, ये पहले भी चैप्टर में आया था शायद। हो सकता है कहीं आया होगा तो हमने डिस्कस किया होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। सो इसमें क्या है, इनको मोटिवेट करने के लिए, सो इसके लिए कुछ इन्होंने अलग से किया होगा, क्या किया है, नहीं कुछ नहीं है, बस ये इसमें इन्होंने ये बताया कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया ना, कुछ नए लेजिस्लेशंस, कोई नए प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना विंग। सो इस तरह के नए मतलब न्यू नेटवर्क, न्यू प्रोग्राम, न्यू लेजिस्लेशंस हमने इनको वेलकम करने के लिए बनाए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक। मुझे लगा इसमें कोई टैक्स एग्जम्पशन होगा अलग से इनके लिए, ऐसा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ईसॉप। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो इसमें क्या होता है ना, इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनी के, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, इसको बोलते हैं ये, चलिए इसको मैं वैसे बता देती हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो ईसॉप होता है उसके अंदर उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लगता है, ठीक है। एक बार तो तब लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सरसाइज, कि जब आप इसको आप एक्सरसाइज करेंगे इस ऑप्शन को। अभी मैं बताती हूँ ये होता क्या है, ये भी बता देती हूँ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको एक बार ही इस पे टैक्स तब लगता है जब हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। द होल अमाउंट ऑफ जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस इज सब्जेक्ट टू दी टैक्सेशन एज अ पर्क। देखिए ये होता क्या है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपने शेयर इश्यू कर रही है मार्केट में, जब उन शेयर्स को बेचेगी तो वो 50 रुपए में बेचेगी, लेकिन उसने कहा कि अपने एम्प्लॉयज को उसने एक ऑप्शन दिया, एक ऑफर दिया कि आप इस शेयर को ना आप 35 रुपीज में आप ले लीजिए, अगर आप लोग लेना चाहते तो हम आपको 35 रुपीज में दे देंगे, क्यों, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये जो है ना, अब ये जो इनको 15 रुपए का जो फायदा मिलता है ना, ये 15 रुपीज का जो बेनिफिट है, दिस बेनिफिट इज टैक्सेबल एम्प्लॉय के लिए। जो एम्प्लॉय का जो सैलरी हेड है, मतलब वो उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पे वो उसको क्या माना जाएगा, उसका पर्क माना जाएगा। दो चीजें मिलती है ना एम्प्लॉय को, एक पर्क मिलता है, मतलब अदर देन बेसिक सैलरी उनको पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस आपको पता है ना, वो मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आपको एचआरए मिल गया, ये मिल गया, ऐसी आपके कुछ पर्क्स होते हैं जो कि मॉनेटरी फॉर्म में ना मिलकर डायरेक्ट आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपको कार फैसिलिटी दे दी, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, तो वो आपके पर्क, उनको पर्क या शॉर्ट में पर्क बोलते हैं। तो इसको एज अ पर्क मान के इस पे टैक्स लगाया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। अगर सपोज आपने ऐसे 100 शेयर परचेज किया तो आपका क्या हो गया, 1500 रुपए। तो अगर आपका सैलरी हेड में आपका जो टोटल इनकम है वो सपोज 5 लाख रुपए आ रही है, तो 5,15,000 रुपए आपकी हो जाएगी, मतलब 1500 रुपीज जो ये आपका ऐड हो जाएगा, और फिर उस टोटल पे आप क्या देंगे, उस टोटल पे आप टैक्स देंगे। तो एक तो आपका टैक्स इस तरह से लगता है एक बार, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, ये आपका ये जो परक्विजिट है ये आपका सब्जेक्ट टू टैक्स होता है। और उसके अलावा दिस सम इज रिफ्लेक्टेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, यही जो मैंने आपको भी बताया, इनकम फ्रॉम दी सैलरी ऑन दी एम्प्लॉयज, और ये आपका फॉर्म 16 के अंदर भी मेंशन होता है। और दूसरा इस पे टैक्स कब लगता है, पहला तो एक तो समझ में आ गया ना, एम्प्लॉयज के लिए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमारा जो इनकम टैक्स है वो ये कहता है कि कुछ भी मिल रहा है ना आपको अपने एम्प्लॉयर से, कुछ भी, चाहे 1 रुपया मिल रहा है, तो आप उसको क्या दीजिए, आप उसको अपनी सैलरी में ऐड कीजिए और उस पर टैक्स दीजिए, ठीक है। सो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिलता है वो सब सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल हो जाता है, फिर चाहे वो आपको अलाउंस के फॉर्म में मिल रहा हो, चाहे वो आपको परक्विजिट की फॉर्म में मिल रहा हो, किसी भी फॉर्म में मिल रहा हो, वो आपका टैक्सेबल होता है। तो एक टैक्स तो यहाँ पे लग गया। दूसरा, जब ये जो ईसॉप प्लान जो है ये आपका पुट अप फॉर सेल होता है, ऑन दी अदर हैंड ये जो टैक्स बर्डन है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज वाज रिड्यूस्ड इन द बजट फॉर, अच्छा इसको ना इस वाले टैक्स को थोड़ा कम कर दिया है 2020 के बजट में, बाय डिलेइंग दी पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी मैं इसको समझा दूंगी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा ना। तो ये स्टार्टअप से इसका कोई वो समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन। हाँ, हालांकि इसका ना मतलब अगर वैसे बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ सर, इसका एज सच कोई स्टार्टअप से नहीं, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐसे मेंशन भी नहीं किया कि अच्छा कोई स्टार्टअप वाला फॉर्म होगा तो उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे,
सो ये तो गवर्नमेंट ने, हाँ नॉर्मली इसमें बस ये बताया, ये टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड था, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है इसको ना। So जो बोल रहा है पुट ऑन सेल, जी, तो जब एम्प्लॉय उसको शेयर्स को बेचेगा तब उसको टैक्स देना है। तब उसको कैपिटल गेन देना पड़ेगा ना, क्योंकि अच्छा, जब वो शॉर्ट टर्म उसको कैपिटल गेन ना मैडम। जी जी बिल्कुल, तो उस समय भी फिर ये टैक्स देगा। यहाँ पर वो टैक्स दे रहा है उसको, अपनी सैलरी हेड में टैक्स दे रहा है, और फिर जब वो उसको बाद में कभी 1 साल 2 साल जब भी बेचेगा, तो उस समय फिर आप उसको दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 years का क्या कॉन्सेप्ट लिखा? वो मैं बता मैडम रही ये जी बजट में बोल रहा है 2020 में इसको जी, रिलैक्सेशन दिया गया, तो क्या हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होगा? बिकॉज मैंने आज ही बेचा है अपना ESOP। जी जी। अच्छा, ये जी सर, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस टैक्स बर्डन को इन्होंने कम करने के लिए वाज रिड्यूस्ड इन दी 2020 में बाय डिलेइंग द पेमेंट ऑफ टैक्स, कि आप इस टैक्स को ना आप 5 सालों तक दे सकते हैं, और अंटिल द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी। मतलब कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, बस आपको ये कि ठीक है, अगर सपोज आपका 500 रुपए का टैक्स बैठता है, तो जरूरी नहीं कि ये टैक्स आपको आज ही देना है, आप 5 सालों तक इसको दे सकते हैं, या फिर मतलब जब तक, अगर सपोज अब एम्प्लॉय जो है वो 4 साल में अगर जॉब छोड़ देगा, तो उसको फिर देना है। मतलब दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, या तो 5 साल या फिर वो जॉब छोड़ेगा वो वाला टाइम पीरियड, तो जो दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, उस टाइम तक उसको ये जो टैक्स है वो देना है। तो इसमें ऐसा कोई कुछ, परसिट्स में जो पैसा दिया और जो जी गेन सर, किया उसका माइनस करके टैक्स देना होगा ना, कि टोटल इनकम पे देना होगा? नहीं सर, वो तो टोटल, जैसे कि सपोज आपने आपने वो जो शेयर था, सपोज आपने उसको परचेज किया था 35 रुपीज में, और आज आपने उसको सेल कर दिया है सपोज 70 रुपीज में, तो इनका जो डिफरेंस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तभी तो कह रहे हैं वो डबल टैक्स होता है इसके ऊपर। ठीक तो है, इसमें सो यहाँ 5 पर रिलैक्सेशन, जी यहाँ पर रिलैक्सेशन बस इतना दिया है कि आपको जरूरी नहीं कि आप फिर उसी साल के अंदर आप उस पर टैक्स दें, आप अपने टैक्स को 5 साल तक आप उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं 5 साल से पहले, तो फिर आपको पहले देना पड़ेगा। जी बोलिए, कोई डाउट है? हालांकि मुझे इसका ऐसा कोई स्टार्टअप से मुझे इसको कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, बट हाँ जस्ट आपको पता होना चाहिए। 5 साल में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो तो जब इनकम टैक्स ITR नहीं फाइल। नहीं, जी आपकी बात बिल्कुल सही है सर, वो तो जब आईटीआर फाइल करेंगे, वो तो आपने जैसे उसको बेचा होगा, वो तो आपके उसमें चढ़ जाएगा, आपका जो भी रिकॉर्ड होता है वो उसमें चले जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें आपका टैक्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिर आप एक एग्जाम्पशन ले सकते हैं, उस एग्जाम्पशन के अंदर आप ये डाल सकते, सपोज आप नहीं देना चाहते ये 500 रुपए का टैक्स, आपका जो सैलरी का टैक्स है वो ऑलरेडी आपका यहाँ पर टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसी साल में आपको ये बेनिफिट मिला, एज परक्विजिट भी आपको इसी साल में टैक्स देना है, और आपने सोचा इसी साल में आपको कोई अच्छा डील मिली, आपने इसको बेच दिया। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ठीक है इस साल ये परक्विजिट वाला तो डिले नहीं कर सकते, तो देना ही देना है, तो सपोज इस साल में आप ये वाला टैक्स दे दीजिए, ये वाला आप नेक्स्ट ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर में 5 सालों तक आप उसको डिले कर सकते हो। सो उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं उसमें कि भाई मेरा ये ईसॉप वाला है, तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर आप उसको डिले कर सकते हैं, तो वो वाला टैक्स इस साल से हटके, इस साल की आईटीआर से हटके वो फिर नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपसे नॉर्मल ना एक ये चीज पूछ सकते हैं कि इसमें 2020 में जो किया ना 5 years, या फिर जब वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ेगा, ठीक है, दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाएगी उस तक उसको क्या करना है, उस टैक्स को पे कर देना है। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा, इसमें एज कोई स्टार्टअप का कुछ अलग से नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर एक सेक्शन हम लोगों ने ये पहले भी किया था, ATIAC ना ऊपर भी आया था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक टर्नओवर क्राइटेरिया एलिजिबल स्टार्टअप्स का, जिसको कि बढ़ा दिया है, 100 करोड़ कर दिया, पहले वो 25 करोड़ था, वो था ना इनिशियल लिमिट था, फिर उसको एक्सटेंडेड लिमिट्स जो थे ना, सो पहले 25 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट था एक किसी भी कंपनी को स्टार्टअप बनने के लिए, लेकिन अब वो 100 करोड़ कर दिया है। और इसमें क्या है, ये आपका फाइनेंस एक्ट के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया था इन सेक्शन 80IAC, और यहाँ पर जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स है वो क्या कर सकते हैं, वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन for any of 3 consecutive years out of the 10 years beginning from the year in which such eligible startup are incorporated। मतलब अगर आप स्टार्टअप कंपनी है, तो आप क्योंकि 10 years का लिमिट कर दिया ना, आप 10 years तक आप स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन के अंदर रहेंगे, तो 10 सालों में आप 10 सालों के अंदर अंदर आप कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो टर्नओवर है वो अगर आपका 100 करोड़ हैज बीन इंक्रीज टू, अगर मतलब आपका जो टर्नओवर वो 100 करोड़ तक रहता है, तो आपको क्या मिल जाएगा,
आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें ना, इसमें डिडक्शंस कुछ और है, वो यहाँ पर नहीं मेंशन किए कि कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी। सिर्फ आपको ये बताया है कि जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनको वो इनकम टैक्स में इस सेक्शन के अंदर वो डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं 10 सालों के अंदर कॉन्जिक्यूटिवली 3 इयर्स तक, मतलब 3 सालों तक कर सकते हैं। अब वो 3 साल उनके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन विद इन 10 ईयर्स होने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद ये है आपका एक 54 GB, ये मतलब टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये 54 GB जो है ना, ये आपका पर्सन मतलब जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, इंडिविजुअल और HUF के लिए है ये। सो इसमें क्या है, उनको एक एक्सक्यूज, मतलब वही उनको एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखिए अगर सपोज आपने अपना, जिस घर में आप रहते थे ना, आपने उस प्रॉपर्टी को बेच, ठीक है, अब बेचेंगे तो ऑब्वियसली, अब सपोज आपने उसको बेचा 50 लाख रुपए में, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी अमाउंट में बिकती है। सो अगर आपने इस तरह की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने सेल की है और उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स बैठा है, इसमें ऐसा होता है ना, जैसे 50 लाख का आपने बेचा है और फिर आपने खरीदा कितना ही में था, सपोज आपने ना उसको 20 साल पहले आपने उसको 10 लाख 10 तो ज्यादा हो गया, 5 लाख में सपोज परचेज किया था। फिर आप क्या करते हैं इसमें ना, इंडेक्सेशन भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा 5 लाख आप माइनस कर देंगे, फिर तो बहुत भयंकर कैपिटल गेन आ जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। वो चीजें आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक इंडेक्सेशन किया जाता है। इंडेक्सेशन का मतलब इस 5 लाख को आज की डेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि अगर मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो ये नियर अबाउट 25-30 लाख तक ये आ जाएगा इसका इंडेक्सेशन करके। मतलब इसको, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, उस समय के 5 लाख की वैल्यू भी तो फिर बहुत ज्यादा थी ना, एग्री करते हैं ना। तो इसी चीज को जैसे हम वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्जन करते हैं, तो ऐसी उस समय के 5 लाख की वैल्यू भी तो फिर बहुत ज्यादा थी। तो उस 5 लाख को हम आज की रेट में उसका कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो मतलब उसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फिर ये सर 50 लाख में से सपोज इंडेक्सेशन आया मेरा 30, तो 50 लाख में से मैंने 30 लाख माइनस किया तो मेरा आया 20 लाख। सो ये 20 लाख जो ये मेरा कैपिटल गेन है, ना कि पूरा 45 लाख। ठीक है, सो वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो 20 लाख का आपको टैक्स देना है ना कैपिटल गेन का, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक्सक्यूज मिल सकता है। वो एक्सक्यूज क्या है, देखिए वो एक्सक्यूज आपको क्या है, इसको तो थोड़ा सा वैसे इसको ना आप बहुत डिटेल में कीजिएगा भी मत, बस आप इतना याद रखिएगा, सेक्शन 54 GB जो है वो कैपिटल गेन का एक एग्जाम्पशन का सेक्शन है। उसमें अगर सपोज इंडिविजुअल या HUF ने अपनी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। किस चीज के लिए, कि वो उस कैपिटल गेन पे अभी टैक्स ना दे, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या क्या वो कंडीशंस है वो देख लीजिए फटाफट से। जो नेट कंसिडरेशन है, नेट कंसिडरेशन मतलब जो उसको मिला है पैसा, ठीक है, जो भी उसको इस ट्रांसफर से जो भी पैसा मिला है, उसको वो क्या करे, उसको वो यूटिलाइज करे फॉर सब्सक्रिप्शन इन दी इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी। अगर वो स्टार्टअप कंपनी के अंदर, और ये ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट में आपके एक्स्ट्रा लूंगी, बट ये कंप्लीट कर लेते हैं इसके ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कनेक्शन बैठाइए। अगर आपने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है, बेच के आपको फायदा हुआ है, उस फायदे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैपिटल गेन के अंदर टैक्स लगेगा। लेकिन आप उस टैक्स से बच सकते हैं अगर आप उस कैपिटल गेन के पैसे से, अगर आपने उसकी नेट का, अब देखिए यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे 20 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे 50 लाख की बात कर रहे हैं। नेट कंसिडरेशन का यहाँ पर मतलब हो गया 50 लाख। और अगर जैसे हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना बेचने में, जैसे वो कमीशन वगैरह जो भी हमें पे करना होता है, सो 50 लाख में से मतलब जो हमारा रेवेन्यू सेल है, सेल माइनस जो भी कमीशन है, जो भी ब्रोकरेज वगैरह हमें देना पड़ा, सपोज 1 लाख सपोज देना पड़ा है, तो 49 लाख मेरा नेट कंसिडरेशन हो गया। तो ये जो पूरा 49 लाख रुपीज है ना, इसको अगर मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ किसी स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने में, तो मुझे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझ आई है तो बता दीजिए, नहीं आई तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है टैक्स एग्जाम्पशन के केस में। मैम एक और बताइए। जी बिल्कुल। देखिए इसमें ये है कि अगर सपोज आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के, तो वहां से जो आपको पैसा मिलता है ना, प्रॉफिट की बात नहीं है, याद रखिएगा, कैपिटल गेन नहीं बोला है, कैपिटल गेन तो 20 लाख रुपए है, ठीक है।
नेट कंसिडरेशन जो आपको मिला है बेच के, बस आप उसमें से कमीशन वगैरह हटा सकते हैं क्योंकि वो आपको इमीडिएटली पे करना होता है। सो जो भी आपका नेट कंसिडरेशन है कमीशन वगैरह को हटा के, उस पैसे से अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर लेते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा कैपिटल गेन का, राइट? एक बात। दूसरी बात, ये जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है ना, ठीक है, जो जिस स्टार्टअप के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे must be aforementioned amount for the purchase of new property within 1 year of the date that the assessee subscribed with the equity shares. Additionally, such eligible startup must do. ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो एलिजिबल स्टार्टअप है ना, जिसके अंदर आपने पैसा लगाया है, उसको क्या करना है, उसको इस अमाउंट से क्या करना है, नई प्रॉपर्टी उसको विद इन 1 ईयर उसको परचेज करनी है, ठीक। सो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर सपोज वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो वो इक्विटी शेयर पब्लिक को नहीं दे सकते। तो इस केस में इन विच देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, देयर आर लिमिटेशंस प्लेस्ड क्वालिफाइंग स्टार्टअप, सच लॉसेस में बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें फिर दो कंडीशन है। अगर वो क्लोजली हेल्ड कंपनीज है तो दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन देख लीजिए क्या है। वो दो कंडीशंस हैं कि अगर सपोज उसकी जो 51% शेयर होल्डिंग है, 51% शेयर होल्डिंग, एटलीस्ट 51% ऑफ वोटिंग पावर जो है इज बेनिफिशियली हेल्ड बाय द सेम इंडिविजुअल इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ। ये मुझे लगता भी नहीं कि आप लोगों को इतना याद रह पाएगा। आप इसको ना सिर्फ इतना ऐसे समझिए कि इसमें कंडीशन लगेगा अगर 51% से ज्यादा वोटिंग पावर है उस शेयर होल्डिंग की तो ये एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। बस आप इसको इतना याद रखिए, ठीक। सो ये हमारा टैक्स एग्जाम्पशन है। बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक ये रिलैक्सेशन ऑफ एमसीए भी देख लेते हैं, या कल ही करेंगे, फिर जल्दी में कोई फायदा नहीं है करके ना, फिर समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़े ट्रिकी पॉइंट्स है ना, दूर से देखने में लगता है कि बड़ा इजी सा होगा लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजन है। सो ये जो टैक्स एग्जाम्पशन वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो 54 GB वाला ना, क्योंकि ये बहुत बारी इवन हमारा जो वो इनकम टैक्स वाला जो पेपर होता है ना, वो ये बहुत पूछा जाता है उसमें, जहां पर भी कैपिटल गेन का पार्ट होता है ना। आई थिंक कैपिटल गेन ना आपका किसी और एक सब्जेक्ट में भी है। एक बार मैंने बहुत पहले, आप लोग को तो नहीं, एक बार सीआईबी के बैच में मैंने पढ़ाया था कैपिटल गेन का एक टॉपिक ना, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में, एबीएम बीएफएम में कहीं पर है। सो वहां पर भी है ये एग्जाम्पशंस ना, एग्जाम्पशंस उसको अंडर सेक्शन 54 की एग्जाम्पशंस है बहुत सारी। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कौन से सब्जेक्ट में, लेकिन एबीएम या बीएफएम में से एक में है। अब वो पता नहीं मुझे कहाँ पर है, कहीं आपको रिटेल में था पहले। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं सर, शायद रिटेल में था बहुत पहले, ठीक है। सो अब तो चलिए, अब तो वो हट गया होगा। तो अभी आप ये देख लीजिए कि इसमें जो एग्जाम्पशंस है ना, ये टैक्स वाली, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन, इवन मैं आपको बताऊं, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। सो बाकी का इसका जो पार्ट है वो हम लोग और कल इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। देखिए 40 पेजेस हो गए, बाकी के जो पेजेस है ना उसमें सिर्फ उतना ही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो ऑलरेडी मैं अंडरलाइन करके रखूंगी उसको, ठीक है। ओके। चलिए बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं, कल इस चैप्टर को फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। सो दैट सैटरडे